Hello guys, welcome to World of Costing. Let us start with question number 5 which is there on page number 114. तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखते हैं किसके ऊपर है सर। अगेन इट इज़ ऑन जस्ट इन टाइम, बट इसमें दो चीज़ें हैं, जस्ट इन टाइम परचेज भी है और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन भी है। अभी हम पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। एक है आपका जस्ट इन टाइम परचेज मैनेजर, देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑल्सो, वी विल सी दैट ये दोनों। लेट अस रीड द क्वेश्चन, यू विल हैव आइडिया। Delight Engineering Solutions, okay, a hypothetical company, any which ways, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं we assume that is a hypothetical company only, ठीक है। Delight Engineering Solutions is a hypothetical company, is manufacturing a product CAF, ठीक है। Let me do one thing, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, let us make the summary. Delight Engineering Solutions, देख लेते हैं नाम। Yes, this is the name of the company, is manufacturing a product CAF 5, ये अपना फिनिश गुड्स है। तो अगर हम बात करेंगे, इट इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, दिस कंपनी इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें रहेगी, रॉ मटेरियल आएगा और उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे दो पार्ट्स कर देता हूँ, रॉ मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, ओके। तो यहाँ पे एक रहेगा आपका रॉ मटेरियल, there will be one raw material and that will be converted into finished goods करके, okay, so there should not be any doubt with this, okay, let's read the question। अब हमने ये बोला है आगे, is manufacturing a product CAF5, तो when I say CAF5 it is this CAF5, ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमारा फिनिश गुड्स है जो हम बना रहे हैं। आगे फ्रॉम यूज ऑफ रॉ मटेरियल CAI 100, तो रॉ मटेरियल क्या है, CAI 100 है, तो CAI 100 इज माई रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स इज CAF5 करके, ओके। आगे टू मेजर डिपार्टमेंट्स ऑपरेशनल इन डिलाइट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस विच इज DES आर परचेज डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मुझे बताओ, जब हम बात करेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये आएगा आपका परचेज डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल को खरीदा जाएगा, सो देयर विल बी अ परचेज डिपार्टमेंट। अच्छा, लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस, सो देयर विल बी वन परचेज डिपार्टमेंट एंड देन देयर विल बी वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा, फिनिश गुड्स का। तो कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दैट इज परचेज डिपार्टमेंट और एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं। Delight is facing high competition due to large number of competitors in the market, so there is lot of competition, ये बोला जा रहा है। and demand of CAF is fluctuating, therefore high storage cost is a prime cause of low financial performance। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो सबसे पहले there is a high competition, just summarize कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं रहेगा, बट स्टिल अगर हम फिनिश गुड्स की बात करेंगे, सो फॉर फिनिश गुड्स there is high competition, and because there is high competition and there is one more thing which is said, demand is fluctuating, okay, in that case we can say that demand is fluctuating and there is high competition, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, तो it is written fluctuating, therefore high storage cost, because अपने गुड्स बना के रखा है, कभी डिमांड हुआ कभी डिमांड नहीं हुआ, तो गुड्स बनाया है और डिमांड आया ही नहीं, तो गुड्स का कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो दिस थिंग्स, बिकॉज देयर इज अ कॉम्पिटिशन and because there is a demand which is fluctuating, I can say that leads to high storage cost, high holding cost या storage cost, जो भी वर्ड लिखा है, high storage cost, ठीक है, there is high storage cost। अब मुझे क्या करना होगा, स्टोरेज कॉस्ट को कम करना है, हम गुड्स बना के रखते हैं, ओके, सो देयर इज हाई स्टोरेज कॉस्ट। तो आगे पड़ता है, एंड अगर स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विल बी लो, दैट इज रिटन लो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। डिलाइट कंपनी डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम टू GIT सिस्टम। सर ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, गुड्स खरीद के रखो और गुड्स फिर प्रोडक्शन करो और फिर गुड्स बना दो और फिर बेचो, ये होता है ट्रेडिशनल सिस्टम। नॉर्मली डिमांड हो या ना हो अपना काम करते रहो, लेकिन JIT बोलता है ओनली व्हेन देयर इज अ डिमांड तभी अपना काम करो, डिमांड रहेगी तो प्रोड्यूस करने का, डिमांड रहेगी तो ही गुड्स खरीदने का करके वो चीज़ बोलता है। तो अपना क्या बच जाएगा, हाई कैरिंग कॉस्ट जो है वो बच जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, in order to remove this high carrying cost, high storage cost, we are thinking that we should transform
ट्रेडिशनल सिस्टम से हमें स्विच करना चाहिए JIT सिस्टम पे, ये हम सोच रहे हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव द कैरिंग कॉस्ट वी आर थिंकिंग अबाउट दिस कि हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से स्विच कहाँ पर करेंगे, JIT सिस्टम पे। देखते हैं लिखा गया है अभी क्या क्या होगा, देखना। फ्रॉम परचेज एंड स्टोर फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड, कुछ डेटा कलेक्ट किया गया। परचेज एंड स्टोर मतलब गुड्स खरीद के जहां पे रखा जाता है, मतलब परचेज मतलब रॉ मटेरियल की बात हो रही है, फिनिश गुड्स की बात आगे होगी, अभी हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। एनुअल कंजम्पशन इज 1800 यूनिट्स ऑफ CAI 100, और CAI 100 हमारा क्या है, CAI 100 हमारा रॉ मटेरियल है, तो इसके बारे में डेटा दिया गया है। इट मीन्स कुछ डेटा आपको परचेज के बारे में दिया जाएगा, बाद में कुछ डेटा प्रोडक्शन के बारे में दिया जाएगा। राइट नाउ द डेटा दैट विल बी गिवन इज विद रेफरेंस टू परचेज डिपार्टमेंट। ओके, क्या क्या डेटा दिया गया है देखना। सबसे पहले मैं ए लिख देता हूं, विच इज एनुअल रॉ मटेरियल कितना चाहिए एक साल के अंदर। मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं जब भी, अभी एक EOQ निकालने वाला कंसेप्ट आने वाला है। EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये होता है कि आपको एक साल में कुछ खरीदना होता है, लेटेस्ट से 1800, तो इस 1800 को कैसे खरीदने का, वेदर 100 करके, 200 करके, कि 300 करके। वैसा 100 खरीदोगे तो 18 बार खरीदना पड़ेगा, 200 करके खरीदोगे तो यू विल हैव टू बाई 1800 डिवाइडेड बाई 200, दैट इज यू विल हैव टू बाई 9 टाइम्स, एंड 300 करके खरीदोगे यू विल हैव टू बाई 6 टाइम्स करके। वैसा 300 6 बार खरीदना पड़ेगा। कैसे खरीदना चाहिए, व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट, सर जहाँ पे कॉस्ट कम होगा वो बेटर रहेगा, और जहाँ पे कॉस्ट कम होता है उसको बोलते हैं EOQ, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, उसका एक डेरिवेशन होता है फॉर्मूला का, एक फॉर्मूला भी मैं आगे जाके बताऊंगा। अगर आपको वो लग रहा है कि सर ने डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया, जो हालांकि इंटर में हो चुका है, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में पूरा फॉर्मूले का लॉजिक बताया है। ओके, कि ये फॉर्मूला कैसे आता है करके। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल रिक्वायरमेंट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, दैट इज 1800 यूनिट्स। सो यू हैव 1800 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट, लेट अस राइट दैट 1800 यूनिट्स एक साल में आपको चाहिए। देन देयर इज अ ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी देयर। मैं पहले से लिख के रखता हूँ, हमेशा हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जब भी ऐसा परचेज का डेटा रहेगा। देन देयर विल बी PC, विच इज़ जब आप सप्लायर से गुड्स खरीदोगे तो कितने का खर्चा होगा, विच इज़ परचेज कॉस्ट। देन देयर विल बी परसेंटेजेस पर एनम, एंड देन देयर विल बी अ C कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमेशा क्या होता है, पर यूनिट पर एनम। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड एट इंटर लेवल, स्टिल लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता चलता है 1800 यूनिट्स आई नीड इन 1 ईयर। ओके, of raw material which is CAI 100, list price of each unit of CAI 100 is 4000, which is my purchase cost। जब भी मैं सप्लायर से गुड्स खरीदूंगा मुझे एक यूनिट मुझे 4000 रुपये का मिलेगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, जब भी आप ऑर्डर दोगे आपको परचेस ऑर्डर बनाना पड़ेगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट होके आएगा तो वो खर्चा, देन इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। जब भी गुड्स ऑर्डर किया जाता है तो परचेस ऑर्डर बनाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स, ये हमेशा करना पड़ेगा। दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज 2000 ओवर हियर। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके, per order 2000। okay, and carrying cost of 1 unit of CAI 100 for a year is 2%। okay, which is nothing but your opportunity cost। एक तरीके से बोल सकते हैं ऐसा कि आपने इतना रुपया, अगर इतने रुपए का गुड्स खरीद लिया, नाउ 2% इंटरेस्ट यू कैन नॉट अर्न ऑन दैट करके, वैसा तो वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अगेन डिटेल एक्सप्लेनेशन इज देयर, लाइक या तो 400 का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपने लोन लिया है तो यू विल हैव टू पे 2% का इंटरेस्ट टू द बैंक। ओके, मैं बस एक शॉर्टकट में बताने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ सो 4000 इंटू 2% फॉर 1 ईयर पर एनम। सो 4000 इंटू 2%, फॉर्मूला क्या होता है इसका, PC इंटू परसेंटेजेस, which is nothing but 4000 into 2%, that becomes 80। ठीक है, सो आई जस्ट रोट सम डेटा ओवर हियर विच इज आपका परचेज का मैंने समरी लिख लिया है। ओके, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। कंपनीज प्रेजेंटली यूजिंग द EOQ मॉडल ऑफ ऑर्डरिंग। कंपनी अभी क्या फॉलो करता है, EOQ। इसका मतलब
कंपनी को पूरे साल में कितना चाहिए, 1800 यूनिट चाहिए, और कंपनी खरीदने के लिए कौन सा मॉडल यूज कर रहा है, एक टाइम पे कितना खरीदना चाहिए, तो कंपनी इज गोइंग फॉर ईओक्यू मॉडल। ईओक्यू के हिसाब से हम यूज करेंगे। ऑर्डर साइज क्या रहेगी आपकी, ऑर्डर साइज मतलब एक बार में कितना मंगाने का, तो उसके लिए हम ईओक्यू फॉलो करेंगे। क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे उसका फॉर्मूला वगैरह। ओके, नाउ दिस इज समथिंग जो कंपनी फॉलो कर रहा है, दिस इज समथिंग जो कंपनी फॉलो कर रहा है, ये वाला पार्ट अभी फॉलो कर रहा है ट्रेडिशनली। अब आता है JIT। वंस द JIT हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो कैसे चलेगा काम देखते हैं। चलो, परचेस मैनेजर फर्दर एस्टिमेटेड दैट इफ द JIT सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री इज इंप्लीमेंटेड, अगर आप JIT को इंप्लीमेंट करते हो, यू कैन सी दिस, यहां पे लिखा है JIT सिस्टम, अगर आप ये इंप्लीमेंट करते हो तो क्या होगा, ordering cost will increase by 50%. The reason is very simple. When I say JIT सिस्टम आप फॉलो करते हो, आप गुड्स को कब खरीदते हो, जब जब जरूरत होती है, तो जब जब जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा बार खरीदना पड़ेगा आपको इस केस के अंदर। तो यहाँ पे ये बोला गया है ऑर्डर ज्यादा बार करना पड़ेगा, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50% फ्रॉम द करंट लेवल, मतलब करंट लेवल पे आपका जितना भी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो रहा है वो 50% से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JIT सिस्टम में पहला ओसी लिख देता हूं मैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को इंक्रीज बाय 50%, ऐसे लिख देता हूं। एक कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है विच इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। वेयर एज कैरिंग कॉस्ट कैन बी अवॉइडेड, अवॉइडेड मतलब डिक्रीज हो जाएगा अप टू 90%। तो 90% मतलब अगर पहले 100 रुपए का खर्चा हो रहा था कैरिंग कॉस्ट का, नाउ 90% अवॉइड हो जाएगा, मतलब 10 का ही खर्चा होगा। क्या नहीं से 90% से कॉस्ट कम हो जाएगा, यस। तो कैरिंग कॉस्ट को मैं CC लिख देता हूं, कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज नहीं रिड्यूस, रिड्यूस बिकॉज यू विल नॉट कैरी मच इन्वेंट्री नाउ। जब भी डिमांड रहेगा तभी गुड्स खरीदोगे, तो इन्वेंट्री ज्यादा नहीं कैरी करोगे, तो इट विल रिड्यूस बाय 90%। ओके, देन देयर इज वन मोर थिंग, बट देयर इज अ प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ CAF5। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए CAF5 क्या है, ये आपका फिनिश गुड्स है। आप देख सकते हो यहां पर मैं आपको अगर बता दूं, दिस इज योर फिनिश प्रोडक्ट, व्हाट CAF5 करके। तो होगा क्या, बिकॉज जब जब जरूरत है तभी आप प्रोडक्शन करते हो, तो ऐसा हो सकता है, बट देयर इज अ प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ 5 यूनिट्स of CAF5 which cannot be served due to non-availability of stock and failure of delivery by supplier करके। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ JIT सिस्टम क्या बोलता है, JIT सिस्टम बोलता है जब जरूरत रहेगी तभी काम शुरू करने का, अगर सामने वाले ने ऑर्डर दिया तभी ही प्रोडक्शन करने का, और जब प्रोडक्शन करना है तभी ही रॉ मटेरियल खरीदने का। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है, सी देयर इज अ प्रॉब्लम, आपके पास स्टॉक नहीं है, कस्टमर आता है ऑर्डर देता है और फिर अपना आप काम शुरू करते हो, रॉ मटेरियल खरीदना, गुड्स बनाना। मे बी समटाइम्स द कस्टमर कैन नॉट वेट दैट मच, उतना वो वेट नहीं कर पाएगा, और उस वजह से इसको बोलते हैं स्टॉक आउट सिचुएशन, हम उसको गुड्स डिलीवर नहीं कर पाए टाइम पे, तो वो चला गया, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऐसे 5 यूनिट का हुआ है, इसको बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट इन JIT सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम में ये केस नहीं था। क्यों नहीं था, बिकॉज हम ऑलरेडी गुड्स बना के रखते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इफ यू प्रोड्यूस द गुड्स, आप गुड्स बना के रखते हो, कस्टमर आया तो आप दे ही दोगे उसको, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। बट जब JIT फॉलो करोगे आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा, तो एक कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा आपका स्टॉक आउट का। कस्टमर आया है, आप उसको डिलीवरी नहीं दे पाए बिकॉज आपके पास स्टॉक नहीं था, दैट इज स्टॉक आउट कॉस्ट। जो कितना है, क्वेश्चन पढ़ते हो तो पता चलता है 5 यूनिट्स ऐसे थे वेर यू 5 units you could not supply and contribution from each unit of CAF5 is 1200। अगर एक यूनिट बेचते तो 1200 रुपया मिलता था। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझो, आप 5 यूनिट्स नहीं बेच पाए एंड फॉर एवरी यूनिट यू शुड हैव रिसीव 1200 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, बट अब आप वो 6000 रुपया रिसीव नहीं कर पाए, मतलब ये आपका कॉस्ट बन गया बिकॉज आपने JIT फॉलो किया, आप 6000 रुपया नहीं कमा पाए। इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न 6000 रुपीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर, इट इज स्टॉक आउट कॉस्ट। ओके, then stock insurance cost will reduce by 400 on annual basis। इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्यों कम होगा, बिकॉज जब आप JIT सिस्टम फॉलो करते हो, आप JIT सिस्टम आप स्टॉक कम रखते हो, और अगर आप स्टॉक कम रखते हो तो स्टॉक का इंश्योरेंस भी कम यूनिट्स का ही निकलेगा बिकॉज यूनिट्स कम है करके। एंड इवन आपका ज्यादा पैसा ब्लॉक नहीं होगा स्टॉक के अंदर, तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा बाय 500 रुपीज करके। सो stock insurance cost will reduce by 400। so I can say there is one thing, your insurance cost which is there
it will reduce by 500, that is written, or 400. Let me check. Insurance cost will reduce by 400 on annual basis per annum. ठीक है, पर एनम में ये रिड्यूस हो जाएगा. देन देर इज वन मोर थिंग, अगर आप देखते हो तो इफ यू सी दैट यहाँ पर देर विल बी रिडक्शन इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिकॉज आप स्टॉक ज्यादा नहीं रखते हो, विच विल रिजल्ट इन इंटरेस्ट सेविंग ऑफ 500 ऑन एनुअल बेसिस. अगेन आपका इंटरेस्ट भी बच जाएगा. यूर इंटरेस्ट कॉस्ट, देर इज अ सेविंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट. Again it will reduce by 500 rupees on year basis, per annum basis करके. So this is the data with reference to, we can see that purchase. EOQ फॉलो कर रहे थे तो ये हो रहा था ट्रेडिशनल सिस्टम. JIT फॉलो करोगे तो कुछ कॉस्ट बढ़ेंगे, कुछ कॉस्ट कम हो गए. हमें ये देखना रहेगा इसका टोटल और जहाँ पे लोवेस्ट कॉस्ट रहेगा वी हैव टू सिलेक्ट दैट. ओके sir, that is understood. ठीक है. So this was all about purchase. Now if you go to the next para, if you go to the last paragraph, it is about production. So I can give the heading over here. मैं यहाँ पे heading दे देता हूँ. अभी जो चीज़ें शुरू होगी वो production से connected होंगी. What I am doing, I am preparing the summary of the question. फिर हम solution से शुरू करेंगे. मैं summary बनाता है ना तो मेरे लिए थोड़ा easy होता है. Then I don't have to read the question. या समझ में आता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. What is production? Production की बात करते हैं. Further, production and engineering departments supported by marketing department provide details that presently average production of CAF, production finished goods का है 150 units of per month. तो हम currently कितना units बना रहे हैं? 150 बना रहे हैं. ये current है, करंट प्रोडक्शन, दैट इज बिफोर जीआईटी. ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें, हम हर महीना 150 बनाते हैं, डिमांड हो या नहीं हो, प्रोडक्शन इतना होगा. आगे ऑल्दो फॉर द, अगर हम आगे पढ़ेंगे, ऑल्दो फॉर द नेक्स्ट 4 months एक्सपेक्टेड डिमांड विल बी, अगर आप देखोगे फॉर द नेक्स्ट 4 months एक्सपेक्टेड डिमांड विल बी 120, 160, 140 एंड 180 यूनिट. सबसे पहले मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं. प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज योर सेल्स विच इज़ डिमांड, कितना यूनिट्स आपको सेल करना होगा करके. तो कुछ 4 पीरियड्स का डेटा दिया गया है. यू कैन हैव अ लुक. पीरियड 1, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ एंड 4 month. तो अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि आपका 120, 160, 140, 180, 120, 160, 140, 180, 120, 160, 140, 180. Let me check. 120, 160, 140, 180. Right. So it is right over here. Now आगे बढ़ते हैं. आगे क्या दिया है? अभी ये जो अपने को सेल्स फुलफिल करना है, वट एवर इज द सेल्स, इसको फुलफिल करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है. या तो ट्रेडिशनल सिस्टम के थ्रू से जाया जाए या तो फिर हमें जाना पड़ेगा जस्ट इन टाइम से. सो देर इज वन थिंग विच इज ट्रेडिशनल सिस्टम. अगेन टू फुलफिल दिस डिमांड, प्रोडक्शन करना है, तो there is one system which is traditional and there is one system which is GIT. तो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या बोलता है? ट्रेडिशनल सिस्टम बोलता है हर महीने गुड्स बना देने का, डिमांड हो या ना हो. कितना बना देने का देखते हैं. सो ट्रेडिशनल सिस्टम सेज दैट एवरी मंथ यू विल हैव टू प्रोड्यूस, सी ओवर हियर इट इज रिटन 150 यूनिट्स पर मंथ. एवरी मंथ वी विल प्रोड्यूस 150 यूनिट्स. तो मैं यहाँ पे लिख देता है ट्रेडिशनल सिस्टम बोलता है 150 यूनिट्स पर मंथ बनाने का, हर महीने. 4 महीने का डेटा है तो हर महीने आपको 150 बना देना है. ठीक है. मैक्सिमम कैपेसिटी अगर आप देखोगे, मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर मैन आवर्स पर्सपेक्टिव इज 150 यूनिट्स. और अपनी मैक्स कैपेसिटी भी कितनी है, अगर एक बार मैं लिख दूं यहां पे, मैक्सिमम कैपेसिटी इज ऑल्सो 150 यूनिट्स पर मंथ. अच्छा जी, ठीक है, इतना समझ में आता है. आगे अगर मैं पढ़ता हूं, 20 मैनर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट. ओके, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 20 आवर्स लगता है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. एक यूनिट बनाओगे तो 20 घंटा लगेगा. आगे, एंड लेबर रेट पर आवर इज 3. और जब भी वर्कर 1 घंटे के लिए काम करता है उसको 3 रुपया देने का. ये समझता है? यस सर, इतना समझता है. आगे, कैजुअल लेबर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. अब ऐसा है ना, अगर ज़्यादा काम करवाना है, देखो मैं एकदम सिंपल बोलता है, नॉर्मली हमारी कैपेसिटी है 150 बनाने की. जेआईटी सिस्टम क्या बोलता है
जब डिमांड रहेगी तभी गुड्स बनाने का, जब डिमांड रहेगी तभी गुड्स बनाने का। मुझे बताओ इसका प्रॉब्लम क्या है? अगर इधर डिमांड 180 की है तो सर गुड्स 180 बनाना पड़ेगा उस महीने के अंदर, तो सर उस महीने में 180 बनेगा कैसे? बिकॉज वी हैव ओनली 150 का कैपेसिटी, या वी हैव ओनली 150 का कैपेसिटी। इन दैट केस वो 30 यूनिट्स बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्कर्स को लाना पड़ेगा। ये करंट वाले वर्कर ओवर टाइम भी नहीं करेंगे। सी यू कैन सी इनको जितने भी आवर्स लगते हैं, लेबर रेट इज 3 पर आवर। नाउ कैजुअल लेबर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट करके आप मैक्सिमम 150 बनवा सकते हो और कोई कैजुअल लेबर अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस तो आपको यहाँ पे नए ओवर टाइम रेट इन लोगों से, सॉरी इन दिस केस कैजुअल लेबर इज नॉट अवेलेबल कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई आ जाए जिसको नॉर्मल रेट पे ही पेमेंट किया जाए 3 रुपए के हिसाब से। मैं ये बोल रहा हूँ करंट वर्कर से ही हमें ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। नॉर्मली वर्कर 150 यूनिट्स बना देते हैं, ये नॉर्मल आवर्स में बनाते हैं, दैट इज द कैपेसिटी। बट गाइज इफ दे वांट टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा दे विल हैव टू गो फॉर ओवर टाइम। एंड अगर वो ओवर टाइम करेंगे, जैसे अगर ये 150 यूनिट्स है, 180 यूनिट्स है, तो 30 यूनिट्स ओवर टाइम में जाएंगे, 150 नॉर्मल में बन जाएंगे। अब ये 30 यूनिट्स के लिए जो पेमेंट रहेगा ना, इट विल नॉट बी 3 रुपीज पर आवर, राइट? ओवर टाइम रेट विल बी 200%, तो 200% के हिसाब से पेमेंट होगा। एंड एवरेज मंथली, अच्छा तो मैं यहाँ पे ओटी रेट अगर बोलेगा, ओवर टाइम रेट इज 200%, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ लेबर आवर्स। 20 आवर्स पर यूनिट लगते हैं, एक यूनिट को बनाने के लिए 20 आवर्स लगते हैं। एंड ओवर टाइम रेट विल बी 3 रुपीज़ नॉर्मल रेट है, तो 200% इज इक्वल टू 3 इंटू 200%, 6 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, तो कुछ मैंने डेटा यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा मुझे बताओ ये ओवर टाइम का वगैरह मसला कब आएगा? ओवर टाइम विल बी विल कम, दिस ऑल थिंग्स विल कम इन टू प्ले when you guys go for just in time, no just in time, right? because तभी आप प्रोडक्शन कैसे करते हो? based on demand, production is based on demand over here. In just in time your production is based on demand over here. I can say production is based on demand over here. जब आप प्रोड्यूस करते हो यहाँ पे 150 यूनिट्स आप बनाते हो हमेशा। अब 150 यूनिट्स आप हमेशा बनाते हो तो एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या? बिकॉज यू प्रोड्यूस 150 यूनिट्स एवरी टाइम। तो अगर मान लो आपने 150 बना दिया लेकिन डिमांड 120 की ही है, तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? कैरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट है कितना क्वेश्चन के अंदर? यू कैन सी दैट योर कैरिंग कॉस्ट विल बी ₹65, ओके, एवरेज मंथली कैरिंग कॉस्ट, सो दैट विल बी ऑन द एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट इज विच इज एवरेज, तो कैरिंग कॉस्ट is equal to 65 rupees per unit. Okay, so I just wrote the entire summary of the question. Now it will be easier for me to solve this question. I don't have to now worry about this question. वापस रीडिंग करने का जरूरत नहीं है। I have the summary. क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? क्वेश्चन में टोटल 3 रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैं 3 रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, दिस इज फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वी विल डू दैट लेटर ऑन कि JIT क्या होता है, JIT परचेज क्या होता है, JIT प्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले वी विल गो थ्रू दिस, सेकेंड पार्ट करेंगे, दैट इज कंप्यूट कॉस्ट सेविंग्स इफ कंपनी मूव्स टू JIT परचेसिंग। मतलब ये बात कर रहे हैं इसकी, JIT पे जाएंगे तो कितने रुपए का सेविंग होगा ये आपको बताना है। देन एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप JIT पे जाओगे तो आपका प्रोडक्शन में कितना सेविंग होगा। कंप्यूट द कॉस्ट सेविंग इफ इट मूव्स टू JIT प्रोडक्शन। सो 2 चीज़ें हैं, JIT परचेसिंग, JIT प्रोडक्शन करके। और पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द JIT परचेसिंग एंड JIT प्रोडक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। JIT परचेसिंग क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, और उसके इफेक्ट क्या है प्रोडक्शन पे, वो देखते हैं थियोरी वाला पार्ट। पहले इस पे आते हैं, पहले इस वाले पार्ट पे आते हैं, फिर इस वाले पार्ट को करेंगे। तो चलो सबसे पहले पहला पार्ट, कंप्यूट दैट इज सेविंग्स इफ इट मूव्स टू JIT परचेसिंग। चलो ये करते हैं। तो आप देख सकते हो सेकेंड रिक्वायरमेंट का पहले हम आंसर देंगे, सेविंग्स इफ कंपनी मूव्स टू JIT परचेसिंग। अगर हम गुड्स JIT के हिसाब से परचेस करते हैं, मतलब डिमांड के हिसाब से, तो आपकी कितने रुपए की सेविंग होगी वो हमें निकालना है। सो दैट हेडिंग इज गिवन। What is important over here? It is this purchasing. JIT परचेसिंग के बारे में बात हो रही है, तो हमें सेविंग निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? सिंपल है, JIT फॉलो नहीं कर रहे थे तभी कॉस्ट 100 आ रहा था,
ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से, और जीआईटी के हिसाब से कॉस्ट 80 आ रहा है, देन टेक द डिफरेंस। तो हमें पहले निकालना होगा ट्रेडिशनल सिस्टम के हिसाब से कितना कॉस्ट आ रहा था, जीआईटी के हिसाब से कितना आ रहा है, और उन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब उसके भी पहले एक चीज़ जो है मुझे करनी पड़ेगी। देखो क्या करनी पड़ेगी इन दिस क्वेश्चन। नाउ दिस वाज द रफ पार्ट, आपको लिखना था तो आप लिख सकते थे, बट अभी आपको सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। वर्किंग नोट किसकी बनानी पड़ेगी, यू विल हैव टू कैलकुलेट ईओक्यू। ऑर्डर साइज आप पहले कितना मंगा रहे थे ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर, आप ईओक्यू मंगा रहे थे, तो सर ईओक्यू निकालना पड़ेगा। यस सर, यू विल हैव टू कैलकुलेट ईओक्यू। तो सबसे पहला वर्किंग नोट आपका वही आ जाएगा ईओक्यू का। सो वर्किंग नोट नंबर 1, दिस इज द मेन सोल्यूशन। अभी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रीवियस पेज जो था दैट वाज द समरी, वॉट एवर वी डिड रीड किया उसका समरी था। दिस इज द मेन सोल्यूशन। नाउ EOQ which is economic order quantity, economic order quantity. Okay, so now if you want to calculate economic order quantity, यहाँ पर ऐसा होता है, it is generally preferable, अगर आप solution लिखते टाइम ऐसे लिख दो तो you can pause the video and write. हाँ, तो ये चीज़ अगर आप लिख दो तो बेटर होता है। A is equal to this, then your ordering cost is there, then yeah, once you write this much and then you can easily calculate your EOQ। जैसे ही आपने ये लिख लिया है, आप EOQ निकाल लोगे। What is the formula of EOQ? तो very simple, EOQ is equal to 2AO upon C under root, that will be 2AO upon C under root. As I told you, I will not explain the logic of this formula. It will take around 60 minutes for me, so the link will be given in the description if you are interested कि ये formula कैसे generate हुआ करके। Okay, so there is a logic behind that. Okay, so now I will just apply the formula here. Now I will see that when I say 2 into what is my A, एक साल में 1800 खरीदना है, what is my ordering cost which is 2000, or what is my carrying cost which is 80. You can see this, मैंने ये चीज़ें ली है A, O and C. Okay, now if you just divide, now कैलसी पे एक चीज़ का खाली ध्यान रखने का, पहले पूरा कैलकुलेशंस कर लेने का और रूट बाद में प्रेस करने का। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। पहले 2 प्रेस करो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1800 मल्टीप्लाइड बाई 2000 डिवाइडेड बाई 80, देन इक्वल टू प्रेस करो, यू विल गेट 90,000, देन रूट का साइन प्रेस करो, यू विल गेट 300 यूनिट्स। इट मीन्स नाउ आई कैन सी दैट परचेस मैनेजर देखो क्या बोलता है, परचेस मैनेजर ये बोलता है सर हमें 1800 एक साल में खरीदने का है, लेकिन हम सप्लायर से कितना खरीदेगा, 300 करके खरीदेगा। ओके, ये समझ में आता है? यस सर, इट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके, क्वाइट इजी। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, सेविंग। एज आई टोल्ड यू, अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो मुझे दो कॉस्ट कंपेयर करने पड़ेंगे, बिफोर जीआईटी, आफ्टर जीआईटी, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। चलो तो हम निकालेंगे द स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट नाउ। तो नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर। वर्किंग नोट नंबर 1 वाज EOQ कैलकुलेशन। नाउ वी कैन गो फॉर द सेविंग। डायरेक्टली यू कैन गिव द हेडिंग ओनली, दैट इज प्रेफरेबल ऑप्शन। Just give the heading statement showing, now it is a statement showing saving, statement showing savings। तो यहाँ पर देखेंगे हम कॉलम्स की अगर हम बात करें तो क्वाइट सिंपल, 2 कॉलम्स विल कम, पर्टिकुलर्स, योर ट्रेडिशनल सिस्टम, then your GIT system। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब आप EOQ फॉलो कर रहे थे वहाँ पे, एंड देन योर GIT सिस्टम जस्ट इन टाइम। इफ यू वांट टू राइट इन हियर यू यूज्ड टू फॉलो EOQ सिस्टम। ओके, नाउ कौन से कॉस्ट आएंगे तो देखना, सबसे पहले तो जब भी आप गुड्स मंगाओगे तो कौन सा खर्चा रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। यू कैन हैव अ लुक इन द क्वेश्चन, देयर इज वन ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, परचेस कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, कुछ डिस्काउंट वगैरह ऐसा सीन नहीं है, तो परचेस कॉस्ट दोनों में भी सेम रहेगा। कैसे, एनुअल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे साल में यहाँ पर 1800 खरीदोगे,
इंटू 4,000 रुपया, पूरे साल में इधर भी 1800 खरीदोगे इंटू 4,000 रुपया, तो कोई डिफरेंस की कोई बात नहीं है। तो आई एम नॉट राइटिंग परचेज कॉस्ट, अदरवाइज पहले परचेज कॉस्ट होता है। हाँ, ऐसा होता ना कि इधर आप 1800 खरीद रहे हो इंटू 4,000 रुपया लग रहा है। JIT सिस्टम के अंदर बिकॉज आप थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे हो, यू विल हैव टू पे 4,100 रुपीज, देन आई कुड हैव रिटन दैट। बट इन दिस क्वेश्चन बोथ आर सिमिलर, सो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। 1800 इंटू 4,000, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि JIT सिस्टम के अंदर परचेस कॉस्ट बढ़ने वाला है करके, अदरवाइज वो भी आता था, ये आपको याद रखना है। ओके, सो पहला कॉस्ट हमेशा कौन सा होता है? परचेस कॉस्ट, बट कुछ बोला नहीं है JIT में तो मैं लिख नहीं रहा हूं, वो दोनों सेम ही रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट कॉस्ट विच विल कम इज योर नेक्स्ट कॉस्ट विल बी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। पूरे साल में एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना रहेगा? देखो चीज़ें सिंपल है, अगर आप कॉम्प्लिकेट नहीं करो तो एकदम सीधा सीधा समझ में आता है आपको। व्हाट विल बी योर ऑर्डरिंग कॉस्ट? तो काफ़ी इजी है, फॉर्मूला विल बी A/Q इंटू O। सर ये पल्ले नहीं पड़ा, व्हाट इज दिस फॉर्मूला? मैं समझाता हूँ ना, काफ़ी इजी है, सुनो। तुम मेरे को बताओ, तुमको एक साल में कितना यूनिट्स चाहिए? 1800, राइट? यू नीड 1800 यूनिट्स, यू आर अ परचेस मैनेजर। अगर आप इंटर भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ, यू नीड 1800 यूनिट्स, यू आर अ परचेस मैनेजर। और सर आप एक बार में कितना खरीद रहे हो? सर हम एक बार में 300 खरीद रहे हैं। ओके, तो 1800 डिवाइड बाई 300, आप 6 बार खरीदोगे। यू विल बाई हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। 1800 डिवाइडेड बाई Q विच इज 300, EOQ जो आपकी है यहाँ पे, तो दैट विल बी कितना? 6 ऑर्डर्स। आप 6 ऑर्डर दोगे, और सर हर ऑर्डर का कितना रुपया? तो यू कैन हैव अ लुक, हर ऑर्डर का आपको 2,000 रुपया देना पड़ता है। 2000 मल्टीप्लाई बाई 2000, दैट्स इट, एंड यू गेट योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। लेट अस कैलकुलेट, आई विल से 1800 डिवाइड बाई 300, you have 6 orders, each order cost you rupees 2000 and there is a 12,000 का cost. Sir, what will be the quantity in JIT? It depends, जितने का सेल करना है उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, और उस रॉ मटेरियल को खरीदेंगे तो जितना सेल रहेगा उस हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहेगा आपका परचेस क्वांटिटी, कांस्टेंट नहीं रहेगा JIT में, वो डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर। तो मैं एक सिंपल बोलता हूं, उन्होंने एक लाइन में बोल दिया है, बात खत्म कर दी है, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50%। अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो वापस अगर मैं यहाँ पर बता दूं तो सी हैव अ लुक, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट इट इज going to increase by 50% from current level। तो जितना भी करंटली ऑर्डरिंग कॉस्ट हो रहा है वो 50% से बढ़ जाएगा, बिकॉज अब छोटे छोटे गुड्स मंगाओ, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स मंगाओगे करके, तो इट विल इंक्रीज बाय 50%। तो क्वाइट सिंपल, अगेन करंट लेवल पे कितना खर्चा हो रहा है? 12,000 का। करंट लेवल पे 12,000 का खर्चा हो रहा है, दैट कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50%, सो दैट विल बी 18,000। अगर आप कैलसी पे निकालते हो दैट विल बी 18,000। सर यहाँ तक हमारी बात हो गई, हमने एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दिया। हमेशा पहले परचेज कॉस्ट आता है, गुड्स खरीदा, और गुड्स खरीदते टाइम ऑर्डरिंग का खर्चा। देखो सिंपल है, ये है सप्लायर, ये है अपना स्टोर, राइट? तो सबसे पहला खर्चा आता है सप्लायर की दुकान पे पेमेंट करने का, विच इज़ परचेस कॉस्ट, जो दोनों में भी सेम था बिकॉज क्वेश्चन अलग से कुछ बोला नहीं था। तो वेदर यू ट्रेडिशनल सिस्टम, वेदर यू फॉलो ट्रेडिशनल और JIT, आपका परचेस कॉस्ट उतना ही रहेगा, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था। तो देन गुड्स को लाते टाइम आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ये कौन सा हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके बारे में बोला था कि इट विल इंक्रीज बाय 50%। ओके, देन वंस यू कीप द गुड्स इन स्टोर, तो स्टोर के अंदर कौन सा खर्चा होगा? गुड्स को कैरी करने का, बोलेंगे तो कैरिंग कॉस्ट। तो अभी आपका तीसरा खर्चा आने वाला है कैरिंग कॉस्ट करके, ठीक है? सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दैट। कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा? तो पहला आपका एनुअल ऑर्डरिंग हो गया, दूसरा एनुअल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा जी, कैरिंग कॉस्ट की बात करेंगे अगर हम, तो देयर इज अगेन अ फॉर्मूला विच हैज़ अ लॉजिक ऑल्सो, द लिंक विल बी देयर, अगेन आई विल रिपीट दैट, विच विल बी Q/2 इंटू C। सिंपल है, आप जितनी भी क्वांटिटी मंगाते हो उसका ऑन एन एवरेज हाफ कैरी करोगे। सर हाफ क्यों? सुनो, आप 300 यूनिट्स मंगाते हो, लेटर से कितना मंगाते हो? 300। नाउ यू ओनली थिंक, क्या 300 यूनिट्स हमेशा गोडाउन के अंदर रहता है क्या? नहीं, आया तब 300 था, खत्म हो जाएगा, वापस 300 आएगा, वापस खत्म हो जाएगा। यू नेवर कैरी 300 गुड्स। 300 आने के बाद वो कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। क्यों? प्रोडक्शन करने के लिए। इफ यू बाय प्लास्टिक इट विल लाइक
इट विल बी ट्रांसफर टू फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन, तो गोडाउन में हमेशा 300 नहीं दिखेगा, खत्म होगा, तो कैरी हमेशा 300 से कम ही रहेगा, फिर 0 होगा, फिर यू कैन से देयर विल बी वन रीऑर्डर लेवल ऑल्सो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। देन अगेन यू विल प्लेस द ऑर्डर वगैरह 300 का, देन अगेन धीरे धीरे ROL पे आओगे, फिर 300 का ऑर्डर दोगे, तो एन एन एवरेज आप कितना कैरी करते हो, तो हाफ आई कैन से, ओके, दैट इज डिवाइड बाई 2 यूज है। ओके, नाउ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, वी अज्यूम इट इज 0, 300 मंगाया था, ये वाला तो हमेशा ही रहता है, इसकी हम बात नहीं कर रहे, तो 300 मंगाया खत्म हुआ, 300 मंगाया खत्म हुआ, ऑन एन एवरेज हाफ कैरी करते हो। ये मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है और एकदम डिटेल वाला देखना रहेगा, तो लिंक इज देयर। ओके, नाउ तो आई कैन से दैट यू गाइज आर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर 300 यूनिट्स, ऑन एन एवरेज you will carry always 150 and multiplied by your carrying cost is 80 rupees, that we have calculated 80. So if you just calculate it will be 12,000 only, I know that। क्यों सर? अगर आपको थोड़ा सा याद हो, EOQ पे ये दोनों कॉस्ट सेम होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो वैसे, बट चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 300 डिवाइड बाई 2 इंटू 80, दैट बिकम्स 12,000। अच्छा, व्हाट आर दे what they have specified in case of JIT? They have specified that it will reduce by 90%। चलो 90% से कम कर दो, अगर आप 90% से कम कर देते हो तो what will happen? As of now your cost is 12,000, it will reduce by 90%, तो आप उसको 90% से कम करता है, माइनस 90%, दैट विल बी 1200 ओनली। यस, तो दो कॉस्ट तो हो गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया। नाउ देयर इज वन कॉस्ट जो खाली कहाँ पर खर्चा किया जाएगा? JIT में। सर क्यों? बात बहुत सिंपल है, JIT में बिकॉज ऑफ गुड्स तभी खरीदते हो जब ज़रूरत है, डिमांड है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ज़रूरत थी लेकिन आप गुड्स खरीद नहीं पाए, अवेलेबल नहीं था करके, तो फिर वो कस्टमर चला गया, बोला नहीं खरीदा, स्टॉक आउट, अपने पास स्टॉक ही नहीं था करके। ओके, सो दैट इज स्टॉक आउट कॉस्ट विल कम, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। तो आप क्वेश्चन देखो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट विल बी योर एनुअल स्टॉक आउट। यू कैन जस्ट हैव अ लुक, योर एनुअल स्टॉक आउट, देयर आर 5 यूनिट्स जिसका स्टॉक आउट हुआ था, हर एक के पीछे 1200 रुपया जो आप कमा सकते थे कंट्रीब्यूशन, वो नहीं कमा पाए, विच इज 6000। ओके, स्टिल आई विल शो द वर्किंग ओवर हियर इन ब्रैकेट, प्रेफरेबल ऑप्शन है, आप भी बता दो तो। 5 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई कितना था, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1200। ओके, that becomes 6000। okay, here we go। so now क्या कहानी सर यहाँ पर ख़त्म होती है? कैसे ख़त्म होगी सर? कुछ और भी तो डेटा दिया है, देखो क्या क्या दिया है, और कुछ अलग से एक इंश्योरेंस दिया है और एक इंटरेस्ट दिया है जो JIT में कम हो जाएगा। इट मीन्स इट इज़ लाइक दिस कि सर अगर ट्रेडिशनल में 1000 रुपये का खर्चा हो रहा था तो JIT में 600 का होगा, मतलब 400 से क्या हो जाएगा? कम। वी कैन सी दैट लाइक इट विल रिड्यूस बाय 400। इधर का खर्चा नहीं पता, इधर तो आई कैन सी इधर ही -400 रहेगा, मतलब इधर वाला चीज़, यस दैट विल बी -400। आइदर यू कैन राइट -400 ओवर हियर, व्हेन आई से 1000 खर्चा था, 400 से कम हो जाएगा तो 600 हो जाएगा, तो अगर इधर 0 लिखता हूँ तो इधर -400 लिखना पड़ेगा, या तो इधर कुछ भी नहीं लिखना है तो इधर 400 का खर्चा ज़्यादा होगा, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इधर 600 था, इधर 1000 हो रहा है, मतलब 400 ज़्यादा होता है कहाँ पे? ट्रेडिशनल में, या तो JIT में 400 कम होता है खर्चा, अब वैसा लिख दो, बात एक ही है। व्हाट मॉड्यूल हैज़ डन आई विल डू दैट, बट वेर एवर यू राइट, इधर पॉजिटिव 400 इधर लिख सकते हो, ज़्यादा होता है, JIT में 0 हो जाता है, वो 400 से 0 पे आता है। चलो मैं ये लिख देता हूँ, 400 से कॉस्ट कम हो जाएगा JIT के अंदर, कौन सा? एनुअल इंश्योरेंस। So your insurance cost will reduce, annual insurance cost। Okay sir, समझ में आता है। Yeah, after insurance is there any other cost? Yes sir, there was one interest element also which was 500। You can see this interest cost will reduce by 500 rupees। तो चलो आते हैं interest, annual interest cost, which will again reduce by 500 over here। Now if I take the total, what is my total annual cost? अगर हम टोटल एनुअल कॉस्ट निकालें तो इट विल बी 24,000 ओवर हियर, यू कैन हैव अ लुक।
या 12,000 आपका ऑर्डरिंग था, देन 12,000 कैरिंग था. In over here it will be 18,000 plus 1,200 plus 6,000 minus 400 minus 500, 24,300. अरे बाप रे, JIT में खर्चा ज़्यादा हो रहा है. You can see, is there a saving? No, you are incurring extra cost. अगर आप नॉर्मल EOQ से खरीदते हो आपका 24,000 का एक साल का खर्चा है, बट इफ यू गो फॉर अ JIT your cost will increase by 300 rupees. There is no saving. So we can say that extra cost in JIT. Therefore extra cost in just in time is equal to 300. This is the extra cost. अगर आपको देखना हो तो you can have a look. यहाँ पर या EOQ is something which is 300 that has been calculated. Formula में देखो AOC, okay, and yeah then there is a difference of 300, you can say, which is negative. JIT में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है. So since implementation of JIT purchasing results in, हम क्या बोलेंगे, incremental cost of 300 extra cost, or you can say incremental cost per annum basis. Hence it is not economically worth to move to JIT of inventory purchase करके. So that note will be written, decision or suggestion, you can say, conclusion, decision, whatever you say. So since there is an incremental cost in JIT is 300, it is preferable that company should not move to JIT. You can write in your own language, मतलब not worth, economically worth नहीं, it is, you can see, hence it is not economically worth to move to JIT system of purchase. Since there is extra or incremental extra cost of 300 in JIT, company should not implement JIT purchase. JIT purchase फॉलो नहीं करना चाहिए. Purchase manager should stick to the traditional system, EOQ system. I can say that यहाँ पे 300 का खर्चा ज़्यादा है, so not implement, we should not implement करके. I hope that thing is clear. अगर आपको एक पेज यहाँ पर बताना हो, so maybe शायद it is not, नहीं दिखेगा इतना अच्छे से, चलो देखते हैं. Okay, so this will be the first part, working. Okay, EOQ निकालने वाला. दूसरा आपका एनुअल सेविंग वाला पार्ट आ जाएगा जहाँ पे, ओके, दिस, ओके, फाइन. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट अस गिव अ solution of the second part, which is savings if company moves to JIT purchasing, नहीं, JIT production, जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रोडक्शन. अगर हम JIT प्रोडक्शन में फॉलो करें, मतलब तभी गुड्स बनाने का जब सामने से डिमांड है, तो क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा या कम होगा. पहले एक नॉर्मल वाला देखेंगे, ट्रेडिशनल के हिसाब से कॉस्ट निकालेंगे, फिर JIT के हिसाब से, और जो भी डिफरेंस आएगा देख लेंगे, खर्चा ज़्यादा है या सेविंग है करके JIT में. ठीक है. तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम. ओके, लेट्स गो फॉर दैट. कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट cost as per traditional system. अच्छा, क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आपको मैं बता दूं तो, और लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दैट डेटा फॉर माय रेफरेंस. ओके, सो दैट आई कैन रेफर टू इट जब मुझे ज़रूरत है इसकी. ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द सेल्स विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन इन ट्रेडिशनल सिस्टम, आपका कौन सा खर्चा हो रहा था, सर आपका कैरिंग कॉस्ट का खर्चा हो रहा था. यू नीड टू कैलकुलेट दैट कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट के लिए अपने को गुड्स कैरी कितना करते हैं वो निकालना पड़ेगा, तो ओपनिंग क्लोजिंग की ज़रूरत पड़ेगी. सो नाउ अगेन वी नो दैट ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, क्लोजिंग.
तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस अगर मैं सेल्स कर दूंगा, अगर ये अपोजिट साइड से इधर आ जाएगा तो इधर देयर विल बी अ क्लोजिंग, राइट? यस, सो लेट मी राइट दैट। कितने पीरियड्स का डेटा है? यू हैव 4 पीरियड्स का डेटा, तो प्लीज़ राइट पर्टिकुलर्स। इट इज़ प्रेफरेबल इफ़ यू गाइज राइट विथ मी, आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। अगर आप खाली लेक्चर सुन रहे हो दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, ओके? सो प्लीज़ राइट विथ मी। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक विच इज़ ऑब्वियसली ऑफ फिनिश गुड्स, देन बिकॉज प्रोडक्शन की बात हो रही है प्लस प्रोडक्शन क्वांटिटी minus sales quantity, you will get closing stock quantity. Okay, now it is similar to the earlier question which we did. अगर मैं आपको बता दूँ तो the format will be, we can see that we did question number 13 where the same format was prepared, it was on production, तो वो भी सेम चीज़ अपने को करना है जो क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, ठीक है? Okay, so what will be your opening stock now? Your opening stock, what have they given any information? Let's check that. Question में कहीं पे भी opening stock का जिक्र नहीं है, so it will not be there. Okay, so there is no opening stock as such, ठीक है? What is your sales quantity? That is given in the question. You can see 120, 160, 140, 180. 120, 160, 140, 180. 120, 160, 140, 180. Let me check. 120, 160, 140, 180. Yes, so that was this आपकी सेल्स क्वांटिटी। ट्रेडिशनल सिस्टम में आपका प्रोडक्शन कैसे होता है? 150 यूनिट्स पर मंथ आप बनाते हो, तो अगर आप 150 यूनिट्स हर महीने बनाते हो तो प्रोडक्शन विल बी 150 यूनिट्स irrespective ऑफ डिमांड। आप 150 हर महीने बनाते हो, दिस इज योर मैक्स कैपेसिटी ऑल्सो। नाउ यू अंडरस्टैंड, आपने 150 बना दिया जिसमें से सर 120 बिक गया, जो नहीं बिका वो क्लोजिंग में है 330, एंड जो भी 30 अभी यहाँ पे क्लोजिंग में है वो नेक्स्ट महीने में क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा 30, राइट? देन व्हाट? 30 प्लस 150 माइनस 160, दैट बिकम्स 20, देन 20 विल कम हियर, प्लस 150 माइनस 140, दैट बिकम्स 30, 30 विल कम ओवर हियर, प्लस 150 माइनस 180 बोलेगा तो 0. यस, now you have your closing stock. Yes sir. Carrying cost is calculated on what? Average inventory, average, जितना on an average carry होता है. How do you get average? Simple है, this is A, this is B. Now if I say average stock या average inventory, which is nothing but A plus B divided by 2. So that will be what? A plus B divided by 2. तो चलो ख़त्म कर दी इस चीज़ को। That will be 30 divided by 2, बोले तो 15. 30 plus 20, you can see this. 30 plus 20 divided by 2, that will be 25. Yeah, same here, 25. And then here we go, 50. You have your average inventory? Yes sir, we have our average inventory. Now, what you need to go for is your carrying cost. What will be your carrying cost? सिंपल है, इट इज़ एट द रेट ऑफ, आई थिंक इट वॉज 65 पर यूनिट। येस, ऑन एन एवरेज तो 65 रुपीज़ इज़ पर यूनिट। ऑन एन एवरेज आप कितना कैरी करते हो यूनिट? वो सी में है, मान लो ये सी है, तो 65 रुपीज़ एक यूनिट का है, और आप कितनी यूनिट्स कैरी करते हो विच इज़ इन सी, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 65 मल्टीप्लाइड बाई 15, एक यूनिट का इतना, तो 15 का कितना, देन 25 से मल्टीप्लाई करो, 1625, देन 25 से मल्टीप्लाई करो, 1625, and 15 से multiplied करो, 975. Then total carrying cost, therefore total carrying cost is equal to 975 plus 1625 plus 1625 plus 975, that is 5200. This is the cost when you follow traditional system. आपका carrying cost जाता है। चलो carrying cost को अवॉइड करना है तो हम GIT पे जाएंगे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होगा। So now this is the cost as per traditional system. Now let us go for the cost as per GIT system. Okay, now if you want to just take the screenshot, here we go. Okay, so having done this, अपना ये traditional system हो जाता है। Now let's come here, go for the second system, yeah, which is B.
cost as per GIT, cost as per GIT system. Now when you say cost as per GIT system, again the data which is there in the question is of 4 periods. You can have a look. पर्टिकुलर्स और 4 महीने हैं. मुझे क्या 4 महीनों का सेल्स पता है? यस सर, आई नो द सेल्स. चारों महीनों में कितना सेल्स होगा? दैट इज गिवन इन द क्वेश्चंस. प्रोडक्शन किसके बेसिस पे होगा? सेल्स के बेसिस पे. या सो वी नो दैट 120 यूनिट्स एंड 160 यूनिट्स, 140 यूनिट्स एंड हियर वी गो 180 यूनिट्स. सर इतना यूनिट्स बेचने का है तो बनाना भी तो पड़ेगा, लेकिन हमारी कुछ एक कैपेसिटी है सर, एक है नॉर्मल और उसके ऊपर ओवर टाइम है. यस सर, ओवर टाइम है. तो सर नॉर्मली अपन कितना बनाते हैं? 150 बनाते हैं. तो प्रोडक्शन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक नॉर्मल और एक ओवर टाइम वाला. यू कैन हैव अ लुक जस्ट टू गिव यू द आइडिया. या इट इज सिमिलर लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन विच वी डिड. जस्ट हैव अ लुक. किधर गया ये? देखो इधर भी ऐसा ही किया था. प्रोडक्शन विच इज नॉर्मल एंड प्रोडक्शन विच इज ओवर टाइम करके. ओके तो चलो, अगर मेरे को सेम ही फॉर्मेट रखना हो, वेयर इट इज. और ये बहुत पहले का क्वेश्चन आ गया. ओके हियर वी गो. नाउ आई कैन जस्ट copy this, copy, yeah, and I can just paste that thing over here. Production normal. तो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी. सो नॉर्मली आप कितना बना सकते हो? 150 बना सकते हो. तो आपको सोचना है 150 आप बना सकते हो नॉर्मल में, 120 बनाने का है. क्या आराम से बन सकता है नॉर्मल में? हाँ बन सकता है. देन 160 बनाने का है, तो सर 150 तो इधर बनेगा और जो 10 बनेगा वो ओवर टाइम में बनेगा. 160 बनाने का है ना. या 140 बनाने का है, हाँ नॉर्मल में 140 बन जाएगा. 180 नहीं बनेगा. 150 हम नॉर्मल तक बना लेते हैं, 30 के लिए ओवर टाइम करवाना पड़ेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग विच इज़ प्रोडक्शन ओवर टाइम में जो कराया गया है. या तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बोला था, यू जस्ट नीड टू कंपेयर मैक्सिमम कैपेसिटी विच इज़ 150 विद द सेल्स क्वांटिटी. तो आपको 150 को देखना है, आपको 120 को देखना है, विच एवर इज लोअर लिख देना है यहाँ पे. तो विच एवर इज लोअर बोलेगा तो 120, 150 एंड 160 विच एवर इज लोअर इज 150. देन अगेन 150 एंड 140 विच एवर इज लोअर इज 140 जो लिख दिया है. 150 एंड 180 विच एवर इज लोअर इज 150. देन दोनों का डिफरेंस निकालने का. 120 120 बात खत्म, 140 140 बात खत्म. 160 माइनस 150 बोलेगा तो 10. देन अगेन 180 बनाने का था, 150 नॉर्मल में बना दिया तो 30 ओवर टाइम में बनेगा. या सो दैट इज समथिंग विच वी आर डन विद. ओके नाउ जब भी आप प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द डिमांड ये वाला पार्ट करते हो तो ओवर टाइम करना पड़ता है और ओवर टाइम करवाना पड़ता है. कैपेसिटी भी नो 150. व्हाट इज द ओवर टाइम का आवर? अब पहले नॉर्मली आवर्स कितना लगता है? एक यूनिट को बनाने के लिए 20 घंटा लगता है सर. अच्छा ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द आवर्स. देन ओवर टाइम का ही निकालना है एक्स्ट्रा जो रहेगा. So if I calculate the hours over here, let us calculate overtime hours. So you guys take 20 hours right for every unit. So if this is A, this will be 20 hours for every unit into A, that is 20 into A. तो that is 10 into 20 बोलेगा तो 200 hours you will require over here. 30 into 20 you will require 600 hours over here. Okay, now what is your overtime cost? अगर मैं ओवर टाइम कॉस्ट की बात करूँ तो बहुत सिंपल है. फॉर एवरी आवर ओवर टाइम वाले में नॉर्मली 3 रुपया पे होता है, बट गाइज इफ दे आर गोइंग फॉर ओवर टाइम व्हाट यू विल हैव टू पे इज 6 रुपीज राइट. ओवर टाइम रेट विल बी 200%. ओवर टाइम में 200% दिया जाएगा ज़्यादा, तो दैट इज 20%. सो लेट इज कैलकुलेट दैट. 6 रुपीज़ पर आवर है, तो इफ दिस इज बी दिस विल बी 6 रुपीज़ एवरी आवर एंड नंबर ऑफ आवर्स ये बी हमने मान लिया है. तो 6 into 200 that becomes 1200. Then 6 into 600 that becomes 3600. Okay, now मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, सुनना इस चीज़ पे. मैं अभी क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे लेके. एक्चुअली इंस्टीट्यूट शुड हैव गिवन अ क्लियर कट आइडिया कुछ चीज़ों के बारे में. मैं आपको जो बता दूँ, ये जो ओवर टाइम रेट है ना, सी अंडरस्टैंड. मैं आपको अगर मॉडल का सोल्यूशन ही बता रहा हूँ वैसे तो
मे बी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग अगर मैं बोलूँ तो, पेमेंट एट द रेट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है 6 रुपीज़ पर आवर। कुछ मैं समझाना चाहूँगा, देखो अ शॉर्टफॉल गुड नीड टू प्रोड्यूस इन ओवर टाइम, जो शॉर्टफॉल है वो ठीक है, विच इज़ 10 एंड 30 करके जो भी आपने लिखा है, ड्यू टू लिमिटेड मैन आवर अवेलेबल एंड कैजुअल लेबर इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, तो लेबर भी अपने पास अवेलेबल नहीं है कि थोड़े टेम्पररी बेसिस पे हम किसी को लेके आ गए। अब मैं क्या बोल रहा है वो सुनो, देखो नॉर्मली वर्कर 1 यूनिट बनाता तो उसको 3 रुपया मिलता था पर आवर का, 3 रुपीज़ पर आवर। अब वो ओवर टाइम में बना रहा है तो ओवर टाइम रेट इज़ 200%, राइट। ओवर टाइम रेट इज़ कितना, 200%। ये प्लीज़ ध्यान देना, ओवर टाइम रेट इज़ कितना, 200%। व्हेन आई से ओवर टाइम रेट इट मीन्स ही मस्ट बी गेटिंग पेड एट व्हाट रेट। तो अगर मैं आपको सिंपल बता दूँ तो 3 रुपीज़ नॉर्मल में मिलता था और ओवर टाइम का 6 रुपया उसको मिलेगा। ओके, सो एक्चुअली ही मस्ट बी गेटिंग 9, दैट इज इंटरप्रिटेशन। 20% एक वर्ड लिख देना चाहिए था, प्रीमियम। ओवर टाइम रेट इज 200% प्रीमियम, मतलब ओवर एंड अबव दैट। जैसे कि फेस वैल्यू 10 होती है, 2 रुपीज़ प्रीमियम, तो 12 रुपए में इशू होता है, 2 रुपए में नहीं 12 में। वैसे 200% मीन्स ओवर एंड अबव दैट, सो दे शुड हैव रिटन वन वर्ड वैसे, बट ठीक है। दिस ओवर टाइम रेट इज नथिंग बट प्रीमियम रेट है जो 200% का, जो 3 रुपए के ऊपर मिलेगा। ओके, ये जो 3 रुपया ये तो नॉर्मली कहीं पे भी बनाओ ये तो खर्चा होने वाला है, हमें एक्स्ट्रा देखना है जो ये 6 रुपया वाला पार्ट है। ठीक है, अदरवाइज जो उन्होंने लिखा है ना उससे क्या इंटरप्रेट होता है मालूम है, कि नॉर्मली 3 रुपया मिलता है, ओवर टाइम के अंदर 6 रुपया मिलेगा, ऐसा इंटरप्रेट होता है। ओके, इन दैट केस तो डिफरेंस 3 का ही आएगा एक्स्ट्रा वाला, नहीं बट मॉड्यूल ने किया क्या, यहाँ पे 3 यहाँ पे 9 और दोनों का डिफरेंस 6 ये लिया। शायद ये आपके लिए कंफ्यूजिंग रहा रहेगा, अभी मैंने ये बोला तो, उसके अलावा तो शायद क्लियर ही था आपको, बट मैंने ये बोला तो आपको कंफ्यूज हो गया। देखो मैं एकदम सिंपल वापस बोलता है, सुनो ज़रा। ओके मैं क्या बोलता है, वर्कर नॉर्मली 1 यूनिट बनाता है तो उसको 3 रुपया देते हैं लेटेस्ट से नॉर्मल में, ओवर टाइम में बनाता है तो उसको 6 रुपया देते हैं। तो मुझे बताओ ओवर टाइम करवाने की वजह से ज़्यादा कितना रुपया आ गया तुम्हारे जेब से, 3 रुपया आ गया ना। दिस इज एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ़ यू गो फॉर GIT, लाइक वी कैन से 3 तो वैसे भी जाने वाला था, ट्रेडिशनल में भी जाने वाला था। अब मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली वर्कर को 3 रुपया दिया जाता है, ओवर टाइम रेट इज 200%। When I say overtime rate is 200%, so maybe question is not clear whether this 200% it means that employee will get paid 6 rupees, which is 300 into 200%, और he will get 3 rupees तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस दैट 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा करके। जो सोल्यूशन दिया है ना वो इस बेसिस पे दिया है, दैट वर्कर विल गेट 9 रुपीज़ करके। तो नॉर्मल में 3 रुपया मिलता है, ओवर टाइम में उसको 9 रुपया मिलेगा, तो ऑन एन एवरेज हम उसको 6 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं करके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो क्वेश्चन है वो क्लैरिफाई करना चाहिए था, 200% इज ओवर एंड अबव दैट करके, बट नेवरदलेस। ओके यहाँ पे आते हैं, ओवर टाइम कॉस्ट विल बी दिस विच इज ओवर एंड अबव नॉर्मल है, ये 1200 रुपया और 3600। व्हाट इज टोटल ओवर टाइम कॉस्ट, और शायद मैंने बोला तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन और बढ़ गया रहेगा मे बी। ओवर टाइम कॉस्ट इज इक्वल टू 1200 प्लस 3600, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है ओवर एंड अबव नॉर्मल। तो आपका नॉर्मल खर्चे के अलावा एक कैरिंग कॉस्ट आ रहा है 5200 का, यहाँ पे ओवर टाइम आ रहा है 4800 का। सो नाउ आई कैन से दैट सेम है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, देख सकते हो आप। और एक्स्ट्रा कॉस्ट इन GIT, यहाँ पे सेविंग इन GIT आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, देयरफॉर saving in JIT is equal to 5200 minus 4800 is equal to, you go here, you go 400 रुपये का सेविंग हो जाएगी आपकी, यू कैन सी दैट। या कहीं पे तो या यू कैन हैव अ लुक कहीं पे, या उन्होंने बोला है सेविंग हो जाएगी, एंड अगर सेविंग हो रही है तो इट इज़ वर्थ टू इम्प्लीमेंट JIT प्रोडक्शन सिस्टम। सो अगेन आई विल कॉपी दैट सोल्यूशन, यहाँ पे नॉट लिखा गया था डिसीजन के लिए। Okay, so now since there is saving of rupees 400 in JIT, company should
नॉट हटा देंगे, शुड इम्प्लीमेंट JIT, लेकिन परचेज नहीं, JIT प्रोडक्शन, बिकॉज 400 रुपया बचेगा तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नाउ यू गाइज हैव टू सी दिस करके. Okay, so here you go. This is your solution. If at all you just need to copy. This is the A part. ये आपका A part हो जाएगा. Then there is a B part which you can see. Okay, and then there is a conclusion वाला part. ठीक है. So यहाँ पर हमारा पहले यहाँ पे दो requirements हमारे ख़त्म हो जाते हैं. You can have a look in the question. The requirements were 3 requirements were there. जिसमें से अपने 2 रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गए. ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया. नाउ व्हाट इज़ JIT परचेसिंग एंड JIT प्रोडक्शन. व्हाट इज़ JIT परचेसिंग एंड JIT प्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे तो सो नाउ यू कैन जस्ट हैव अ लुक. तब तक आई विल मेक द समरी. तो फर्स्ट पार्ट थियोरी पार्ट, JIT परचेज एंड प्रोडक्शन. Okay, so give the heading. So when I say JIT purchase and JIT production, इसका हम लोग को थियरी बताना है, क्या ये अलग अलग है करके. You just think, I will make the summary. Okay guys, अगर अभी हम थियरी की बात करें, what is JIT purchase and production, काफ़ी easy है. JIT purchasing and JIT production क्या है और उसके effects of introduction क्या क्या पूछा गया है. पहले परचेस को एक्सप्लेन करो JIT, फिर JIT प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करो और फिर उनके इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करो. इसके भी पहले आप चाहो तो आप JIT को एक्सप्लेन कर सकते हो. व्हाट इज JIT करके. दिस डेफिनेशन कैन बी रिटन इफ यू वांट दिस मीनिंग, व्हिच इज JIT इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज दैट स्ट्रीमलाइन कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस एक्टिविटीज टू सच एन एक्सटेंट दैट वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे वेस्टेज कम हो जाता है. लीन सिस्टम में आता है इसलिए ये वेस्टेज कम करता है, जैसे टाइम का, मटीरियल का, लेबर का, सिस्टमैटिकली ड्रिवन आउट ऑफ द प्रोसेस. बिकॉज टाइम क्यों, बिकॉज गुड्स तभी मंगाया जाएगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो, और वो फटाफट होगा बिकॉज हमारा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं कि हम एक बटन दबाते हैं, सप्लायर को सीधा मैसेज चले जाता है करके. सो एंड अगेन मटेरियल अननेसेसरी रखे ख़राब वगैरह नहीं होगा और वर्कर्स को अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती है बिकॉज जल्दी काम करने के लिए. तो दैट वेस्टेज इज ड्रिवन आउट करके. ओके, first that meaning if you want that can be written. It is not actually asked but still it is preferable if you write. आपको JIT परचेज बताना है, JIT प्रोडक्शन बताना है. सो यू कैन सी दिस. JIT का मीनिंग इफ यू वांट दैट स्ट्रीमलाइंस द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूसेस द वेस्टेज. आप लिखना चाहो तो अगर यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस प्रोडक्शन प्रोसेस and reduces wastages, reduction in wastage. Okay, then when I say what is JIT purchase, simple है, गुड्स को तभी खरीदने का, रॉ मटेरियल को should be purchased as and when it is required for production. प्रोडक्शन करना है, चलो रॉ मटेरियल खरीदते करके, that is JIT. and then प्रोड्यूस कब करने का, फिनिश गुड शुड बी प्रोड्यूस एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड बाय कस्टमर. तो देखो, कस्टमर जब गुड्स मांगेगा तभी गुड्स बनाने का, और जब गुड्स बनाना होगा तभी रॉ मटेरियल खरीदने का. सो परचेस एंड प्रोडक्शन क्लियर है. व्हाट आर द इफेक्ट्स, बिकॉज आप इन्वेंट्री नहीं रखते हो, देयर इज रिडक्शन इन इन्वेंट्री विच लीड्स टू रिडक्शन इन कैरिंग कॉस्ट एंड रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल लीड्स टू, बिकॉज आप इन्वेंट्री नहीं रख रहे हो तो आपका पैसा भी कम ब्लॉक हो रहा है, तो आपका इंटरेस्ट का बर्डन भी कम हो जाएगा. हाँ, बट देयर इज वन ड्रॉबैक ऑल्सो, इट लीड्स टू स्टॉक आउट, बिकॉज आप स्टॉक नहीं रखते हो, कस्टमर आएगा और अगर वो ज़्यादा देरी वेट नहीं कर पाया, हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया, देन इट विल लीड टू स्टॉक आउट ऑल्सो. सो दैट वॉज द परचेज एंड प्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया और उसके इम्पैक्ट बता दिए मैंने. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट over here. Okay, so here we go. So this is the summary and we are done with this question. Thank you so much. Bye bye.